चलिए, तो देखिएगा भारत के इतिहास में आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, हमने जो है चालुक्य वंश को पढ़ा। चालुक्य वंश में जो है हमने कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य पढ़े, यानी कि चालुक्यों के तीनों श्रेणियों को हमने पढ़ा कि तीन क्षेत्रों में स्थापित चालुक्य वंश जो है कहाँ कहाँ पर स्थित है और उन्होंने जो है कहाँ कहाँ पर अपनी राज सत्ता जो है स्थापित की। और इसी के बीच में जो है एक राजवंश छुटा हुआ था, याद रखिएगा, जिसे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश जो है ना, इन्हीं चालुक्य वंश के आधार पर ही इसका जन्म होता है। ठीक है, यानी एक बात ध्यान रखिएगा, पहले मैं एक बार आपको पूरे के पूरे दक्षिण के जो राजवंश है उसके बारे में बता दूं, तो ध्यान दीजिएगा। दक्षिण के जो राजवंश है, ठीक है, ये दक्षिण के जो राजवंश याद रखिएगा, इसमें हमको 4-5 राजवंशों का नाम याद रखना है और ये बात ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो है दक्षिण के जो राजवंश है, इन्हीं राजवंशों की पूरी कहानी चल रही है और इसी के आधार पर जो है दक्षिण का जो पूरा राजवंश है ये अपनी स्थिति को मजबूत कर पाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। सबसे पहले जो है आपने दक्षिण के राजवंशों में क्या पढ़ा है? संगम काल पढ़ा है। ठीक है, संगम काल पढ़ा जब आपने, तो संगम काल में 3 राजवंशों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? चेर, चोल और पांडे। ठीक है, चेर, चोल और पांडे के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है याद रखिएगा दक्षिण भारत का जो राजवंश है, ठीक है, उन श्रेणियों में जो है आपको कुछ राजवंशों का नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा इसके बाद जो है आप पल्लव के बारे में पढ़ते हैं जो कि पार्थियन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि दक्षिण क्षेत्र में इनका असर थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया कि कुछ लोग या कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पल्लव या पार्थियन जो है इसी के राजवंशों से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपने पढ़ा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के 3 शाखाएं आपने पढ़ी है, याद रखिएगा। एक है आपका वातापी के चालुक्य, नाम याद रखिएगा, या बादामी के चालुक्य भी इनको कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरे हैं वेंगी के चालुक्य और तीसरे हैं आपके कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा संगम काल में जो है चेर, चोल, पांडे के बारे में पढ़ा, फिर पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद जो है आपने चालुक्य वंश पढ़ा। ठीक है, चालुक्य वंश की श्रेणियों को याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, वातापी, वेंगी और कल्याणी के चालुक्य पढ़ा आपने। इसी के आधार पर याद रखिएगा इसके बाद एक राजवंश है जिसे कहा जाता है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश जो है ना, इसकी राजधानी थी मानेकखेत। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान का जो क्षेत्र है, ठीक है, बरार का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा वहीं पर है आपका राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी का टॉपिक जो है आज हमारा कवर होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप एक बार थोड़ा सा डायमेंशन को समझिएगा कि दक्षिण भारत में जो है यह जो समय है, ठीक है, जो कि आपके 10वीं सदी से पहले का और तीसरी सदी के बाद का ये जो समय है, इसी समय को हम यहाँ पर दक्षिण भारत के राजवंशों में जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा संगम काल जो है सबसे प्रारंभिक समय कहलाता है दक्षिण भारत का इस इतिहास के तौर पर। ठीक है, यानी संगम काल जो है सबसे पहले या सबसे शुरुआती समय है दक्षिण भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर अभी तक जो है संगम काल से पहले आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ताम्रपाषाण काल जो है अभी तक यहाँ पर चल रहा था और उसके बाद जो है संगम काल जो है एक पहला जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत या दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है पहला एक राजाओं का काल समय आता है या समय आता है, उसे हम संगम काल के तौर पर जानते हैं। ठीक है, और इसमें 3 राजवंशों के बारे में जाना जाता है, चेर, चोल और पांडे। ठीक है, अब इसी के अलावा याद रखिएगा कि कुछ इनके क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि नदियां जो है 3 नदियों का नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एक है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, दूसरी है आपकी कृष्णा और तीसरी है कावेरी, याद रखिएगा। ये 3 नदियों का क्षेत्र इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कौन सा राजवंश कहां पर बसा हुआ था, जैसे चोल का राजवंश कहां पर है या चोल क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर कहां पर था। तो ध्यान रखिएगा कावेरी के आसपास के क्षेत्रों में जो है ना चोल मंडलम या चोला मंडलम जो है पूरा का पूरा प्रदेश विस्तार था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 राजवंशों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला याद रखना है आपको वेंगी के बारे में, ठीक है, जो कि पूर्वी चालुक्य कहलाते हैं। दूसरा याद रखना है आपको
कल्याणी, और तीसरा याद रखना है आपको वातापी, और यहीं पर है आपका मान्यखेत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि गोदावरी के दक्षिण क्षेत्र में और कृष्णा के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, ये सभी जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी राजवंशों के, दक्षिण भारत के राजवंश जितने भी हैं सभी का क्षेत्र है ये। ठीक है, इन क्षेत्रों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन क्षेत्रों का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र में याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, याद रखिएगा, जिसमें राजवंशों का जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, जैसे अपने अपने जो अधिकारी क्षेत्र हैं उनके आधार पर कौन कौन से क्षेत्र इनके लिए विस्तृत था या कौन कौन से क्षेत्र में ये फेमस थे, उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मैं एक पेपर के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, जैसे पूछा गया था कि पांडे का विस्तार था, यानी पांड्यों का जो विस्तार है ये मुख्य तौर पर किस नदी के किनारे था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो जब कभी कभी क्या होता है, इतिहास में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर नदियों के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो एक नदी याद रख लीजिएगा, वेगई नदी, कावेरी के दक्षिण में याद रखिएगा एक नदी है वेगई नदी। ठीक है, और यहीं पर है आपका तमिलनाडु का क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, और तमिलनाडु के यह क्षेत्र जो है यह मुख्य आधार है, याद रखिएगा, पांड्यों का। ठीक है, और इसी को कहते हैं मदुरई का क्षेत्र। ठीक है, मदुरई, पांड्यों का क्षेत्र मदुरई। ठीक है, और वही अगर आप देखेंगे पल्लवों का क्षेत्र, तो पल्लवों के लिए मैंने आपको बताया था कि पल्लव का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये कांचीपुरम का क्षेत्र है। ठीक है, तो हर किसी का एक, कई बार ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा, कि एक तरफ एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजधानी, और एक तरफ पूछा जाए राजवंशों के बारे में। तो याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में कौन सा राजधानी कहां पर था और राजवंश कौन कौन से थे। ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई, याद रखिएगा, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। ठीक है, उसी के बाद देखिएगा, अगर हम बात करें पल्लव की, तो पल्लव का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये है आपका कांची, पल्लव का क्षेत्र कांची। तो कांचीपुरम जो है, याद रखिएगा, कई बार नाम सुना होगा कांचीपुरम का, पल्लव का क्षेत्र है, यानी पल्लव के क्षेत्र में विस्तार है। और उसी प्रकार देखिएगा, चोल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे अंतिम में जो राजवंश दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश है वो चोल राजवंश है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पल्लव का है। ठीक है, तो पल्लव जो है या कांची जो है, मुख्य तौर पर याद रखिएगा किस नदी के किनारे पर है या कौन सी नदी है, तो याद रखिए कोलार क्षेत्र पर। ठीक है, तो यहीं पर है आपका कोलार नदी का क्षेत्र, तो याद रखिएगा यहां से इस तरीके से प्रवाह होता है कांची क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार याद रखिएगा, बात करते हैं वेंगी का। ठीक है, तो वेंगी जो है मुख्य तौर पर याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा किनारे करके हम यहां पर लिखते हैं वेंगी क्षेत्र, कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र पर वेंगी क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र पर वेंगी क्षेत्र आता है। और वही अगर हम बात करें वातापी का, ठीक है, तो वातापी क्षेत्र याद रखिएगा आपका, ये दो क्षेत्र याद रखिएगा, एक गोदावरी नदी का क्षेत्र है। ठीक है, तो गोदावरी नदी के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर दक्षिण की तरफ कृष्णा नदी है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा तुंगभद्रा एक नदी है, याद रखिएगा, यहां से प्रवाहित होती तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो वातापी किस क्षेत्र के पास है? तुंगभद्रा नदी के पास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वातापी का क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के लिए फेमस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नॉर्थ की तरफ और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो यहां पर एक नदी है, याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं तुंगभद्रा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए कुछ नदियों का क्षेत्र, और उसके बाद जो है उसकी राजधानी याद रखिएगा। राजधानी के तौर पर जो है आपको ये याद रखना है कि कौन सी क्षेत्र में जो है कौन से राजवंश रहे हैं। ठीक है, अब कभी भी याद रखिएगा चोल राजवंशों के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा कावेरी का जो आसपास का क्षेत्र है यह है चोलों का। ठीक है, इसी के आसपास के क्षेत्र में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो चोलामंडलम कहलाता था, आगे चलकर यही क्षेत्र जो है ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ, याद रखिएगा। और इसी के राजा थे राजेंद्र प्रथम, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले एक कहानी बताई थी, कि जिसको मन किया कि मैं जो है इस क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराऊं, अपने क्षेत्र का राजधानी बनाऊं। ठीक है, और राजधानी बनाने के ही कारण जो है उसको लगा कि मुझे इस क्षेत्र को पवित्र करने के लिए किसकी, कौन सी नदी का पानी चाहिए? गंगा नदी का। ठीक है, लेकिन गंगा नदी के पानी लेने के लिए जो है ना, यहाँ पर कम से कम 10 ऐसे राजवंश थे जो इस तटीय क्षेत्र में रहते थे, और किसी ने भी सड़क नहीं दिया उनको, मतलब मार्ग नहीं दिया कि मैं जो है यहाँ तक पहुंच पाऊं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे लड़ते हुए जो है ना गंगा नदी को, पानी को यहाँ तक ले आए। ठीक है, और आज भी गंगा नदी का पानी जो एक तालाब के तौर पर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है,
तो ये पावरफुल जो है चोल राजवंश। इवन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इधर आपका दक्षिण इस तरफ जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इसे चोल की खाड़ी कहा जाता था पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने पावरफुल राजा थे इसमें कि इन्होंने जो है ना इस पे पूरा अधिकार करके रखा हुआ था। बंगाल की खाड़ी इसका नाम नहीं था, इसका नाम था चोल की खाड़ी। ठीक है, यानी चोल सागर के तौर पर जो है इसका नाम चलता था पहले। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक का क्षेत्र जो है ना इन्होंने जीता हुआ था। ठीक है, मतलब आगे आप पढ़ेंगे कि चोल राजवंश जो है ना कितना विस्तार किए थे अपने शासन का, कि भारत को छोड़कर जो है दूसरे देशों को भी जीता हुआ था इन्होंने। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में आपको इन राजाओं का नाम याद रखना है। ठीक है, जिनमें संगम काल याद रखना है, पल्लव याद रखना है, ठीक है, चालुक्य याद रखना है, राष्ट्रकूट याद रखना है, चोल याद रखना है और पांडे याद रखना है। ठीक है, और पल्लव याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी राजवंश जो है यहाँ पर स्थापित हुए हैं। बस इतना देखिए, छोटा सा टॉपिक है, मतलब आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इस तरीके से कि क्या क्या याद करना है। हाँ, लेकिन ये जरूर बात याद रखना है कि हर राजवंशों में कोई ना कोई ऐसा राजा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि इन सभी दक्षिण राजवंशों को एक बार ना तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा। जब भी आप तुलनात्मक या कंपेयर करके पढ़ेंगे आपको जल्दी याद होगा। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, कल्याणी के चालुक्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो है वेंगी के चालुक्य हो गए, ठीक है, या वातापी के चालुक्य हो गए, इनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। और खासकर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा था। ये होल अभिलेख याद रखिएगा, परमानेंट एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को, याद होगा आपको। ठीक है, हर्षवर्धन को जो है हराया था, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। एक होल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इसी के बाद जो है हम आगे की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश जो है, ठीक है, इस वंश की जब बात करें हम लोग तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश जो है मुख्य तौर पर इस वंश को कैसे जाना जाता है या इस वंश के बारे में कहानी क्या आती है। तो ध्यान रखिएगा कि यह ऐसा राजवंश है जो चालुक्यों के मध्य में जन्म लेता है। ठीक है, यानी चालुक्यों के मध्य क्यों? क्योंकि जैसे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि चालुक्य जो है इसमें एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज कैसा है? वातापी के चालुक्य, ठीक है, और उसके बाद वेंगी के चालुक्य, और उसके बाद कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि वातापी और वेंगी के बाद जो है ना जिस राजवंश का उदय हुआ, और वो वंश था आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, और राष्ट्रकूट के बाद कौन आता है? कल्याणी के चालुक्य आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एक शुरुआत और एक अंत दोनों मिल चुका है। बस हमको पढ़ना है इस समय का 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो है एक ऐसा राजवंश जिसका उदय चालुक्यों के पतन के साथ होता है, याद रखिएगा। चालुक्य कौन? तो याद रखिएगा, वातापी के चालुक्य। ठीक है, क्यों वेंगी के चालुक्य क्यों नहीं? क्योंकि वेंगी के चालुक्य कौन है? पूर्व के चालुक्य हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूर्व के चालुक्य की जगह पर आपको ध्यान रखना है कि वातापी के चालुक्यों के स्थान पर जो है ना मान्यखेत नामक एक क्षेत्र है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा। ध्यान रखिएगा, ये मान्यखेत नामक जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहीं पर राष्ट्रकूटों का उदय होता है। ठीक है, अब ये राष्ट्रकूट जो है ना, इसमें संस्थापक का जो नाम है, ठीक है, इनकी जो राजधानी रही है वो रही है मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत क्षेत्र, याद रखिएगा, इनकी राजधानी रही है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी राजधानी के अलावा जो है आपको इसमें 3 बातें याद रखना है। पहला कि राजधानी कहाँ है, वर्तमान राजधानी किससे कंपेयर किया जा सकता है, याद रखिएगा। और दूसरा कि मुख्य तौर पर जो है इस वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था और इससे पहले ये क्या करता था। ठीक है, तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राजधानी जो है मान्यखेत रहा है, और वर्तमान में जो बरार का क्षेत्र रहा है, वर्तमान में बरार का जो क्षेत्र है वो इनकी राजधानी रही है। इनका राज्य विस्तार जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इनका विस्तार रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रकूटों के संबंध में जब इसके संस्थापक की बात की जाती है तो मैंने कई बार इसके संस्थापक का नाम बताया है, याद रखिएगा, वो है आपका दंती दुर्ग। ठीक है, कई बार जो है इसका नाम जो है
दंती वर्मन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि दंती दुर्ग या दंती वर्मन एक ही व्यक्ति है। ठीक है, दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ठीक है, अब देखिए इसके एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों का अभिलेख जिसे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है ना इसके बारे में जो अभिलेख दिया गया है या जो जानकारी मिली है, एविडेंस या साक्ष्य कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो जानकारी मिली है, जानकारी के आधार पर जो है इसे राष्ट्रकूट अभिलेख के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रकूट अभिलेख कहा जाता है, याद रखिएगा। इन राष्ट्रकूट अभिलेखों में जो है इनका जो मूल स्थान बताया गया है, ये एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, लातूर। ठीक है, लातूर जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, इनका मूल स्थान बताया गया है अभिलेखों में। ठीक है, लातूर इनका मुख्य स्थान बताया गया है, जो वर्तमान के आधार पर अगर हम देखें तो इसे जो है, याद रखिएगा, अगर जिले की बात करते हैं तो विदर एक जिला का नाम है, विदर। ठीक है, सोलापुर के आसपास का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, वर्तमान समय में इसे सोलापुर के आसपास और या फिर एलिचपुर भी कहते हैं, याद रखिएगा, कि बाद में जो है एलिचपुर जो है ये नाम से बदला गया, एलिचपुर क्षेत्र इसका राजधानी रहा है विस्तार के तौर पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका मुख्य कार्य क्या था, तो ये मुख्य तौर पर याद रखिएगा, राष्ट्रकूट जो वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग, ये पहले वातापी के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, यही कारण है कि मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन जरूर याद रखिएगा, वरना आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन कहां से आया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दंती दुर्ग या फिर जो संस्थापक है, ये पहले राष्ट्र जो चालुक्य थे, चालुक्यों के संस्थापक के तौर पर कार्य करते थे। कौन से चालुक्य? वातापी के चालुक्य। ठीक है, या बादामी के चालुक्य भी कहते हैं इनको। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, ये पहले सामंत हुआ करते थे वातापी के चालुक्यों के। ठीक है, तो वातापी के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग दंती दुर्ग से, और दंती दुर्ग के बारे में याद रखिएगा कि दंती दुर्ग जो है, अच्छा ये समय क्या रहा है, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी का समय रहा है इनका। ठीक है, 8वीं से 10वीं शताब्दी, जो कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिएगा, सबसे पहले जो है आपको याद होगा कि मैंने बताया था चालुक्य वंश का अंतिम शासक जो है, खासकर वातापी के चालुक्य जो है, कीर्तिवर्मन। ध्यान रखिएगा इस बात को कि कई बार जो है ना, बस पेपर सरल होने के कारण जो है ना, कई बार ये बात याद नहीं रहती है कि कौन सा संस्थापक या कौन सा राजा किस वंश का अंतिम शासक रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था या संस्थापक कौन था, ये बातें पूछी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो अंतिम शासक के तौर पर नाम याद रखिएगा, कीर्तिवर्मन। ठीक है, तो कीर्तिवर्मन जो है, याद रखिएगा, ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, और चालुक्य वंश के अंतिम शासक को जो है, याद रखिएगा, पराजित करके इसने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। किसने? दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो दंती दुर्ग ने जो है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा, ये संस्थापक रहा है, और संस्थापक के तौर पर जो है इसने पराजित किया किसको? कीर्तिवर्मन को, और पराजित करके जो है नई सत्ता को स्थापित किया, जिसे राष्ट्रकूट वंश के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसका राजधानी क्या रहा है? मान्यखेत। एकदम भूलिएगा मत, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ना, राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी पूछी गई है, याद रखिएगा। ये इसके एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पूछता, ये हमेशा पूछता है राजधानी का नाम। तो ध्यान रखिएगा कभी, क्योंकि देखिए बाकियों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है राजधानी। वातापी के चालुक्य, वातापी क्षेत्र जो है उसकी राजधानी रही है। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी उसकी राजधानी रही है। ठीक है, वेंगी के चालुक्य, वेंगी उसकी राजधानी रही, लेकिन राष्ट्रकूट की राजधानी आपको याद नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, मान्यखेत जो क्षेत्र है ये इसकी राजधानी थी, याद रखिएगा। इसे नाम दूसरा भी ध्यान रखिएगा, एलिचपुर के नाम से भी जाना गया है, एलिचपुर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा तो दंती दुर्ग के बारे में याद रखिएगा, किसने जो है कीर्तिवर्मन को पराजित किया, कब? 752 ईस्वी में। ठीक है,
752 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी के समय जो है इसने कीर्तिवर्मन को पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। और इसी के बारे में याद रखिएगा, इसने जो है ना यज्ञ करवाया था, ठीक है, एक यज्ञ कराया था, वो ध्यान रखिएगा कि दंती दुर्ग के द्वारा जो है एक यज्ञ किया गया था। कहां पर? उत्तरी उज्जैन में, ठीक है, उत्तर के क्षेत्र के उज्जैन में जो है, याद रखिएगा, उज्जैन के उत्तर क्षेत्र में जो है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खासकर एनटीपीसी वाले जैसे सेक्शन पे, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कुछ एग्जाम है, याद रखिएगा, उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक के यहाँ यज्ञ में द्वारपाल का काम प्रतिहार शासक ने किया था, ठीक है। फिर से दोहराता हूं, देखिएगा कि किस शासक के यज्ञ में या महादान यज्ञ में जो है, ठीक है, किस शासक के महादान यज्ञ में प्रतिहार शासक ने द्वारपाल का काम किया था, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, प्रतिहार शासकों के द्वारा द्वारपाल का कार्य किया गया था। तो कौन सा यज्ञ था वो, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है महादान यज्ञ। और वो यज्ञ किसने कराया था? दंती दुर्ग ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग का नाम जो है ना सिर्फ यज्ञों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सामंत के तौर पर इसने काम किया था वातापी के चालुक्यों के यहाँ, ठीक है। यही आपको इसके लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये यज्ञ हुआ, ठीक है, उत्तर उज्जैन में। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हिरण्यगर्भ है, ठीक है। हिरण्यगर्भ गर्भ जो है कहा जाता है स्थान, उत्तरी उज्जैन या हिरण्यगर्भ, ठीक है। इस जगह पर जो है याद रखिएगा तो प्रतिहार राजा ने इसमें, अच्छा, प्रतिहार राजा के बारे में अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जब हम पढ़ेंगे प्रतिहार, पाल और गुज्जरों के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि दंती दुर्ग के समय जो है इन्होंने जो है द्वारपाल का काम किया था। समझिए कोई शासक है जो दूसरे राजा के यहाँ जो है द्वारपाल का कार्य कर रहा है, ठीक है, दंती दुर्ग के यज्ञ जब उसने कराया था, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा इसके बाद जो है सिर्फ आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि दंती दुर्ग जो है संस्थापक रहा है। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के तौर पर जो है किसे जाना जाता है? दंती दुर्ग को जाना जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण प्रथम, ठीक है, एक शासक आता है जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, जो कि इसके चाचा होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके जो श्रृंखलाएं है ना, राजाओं की जो श्रृंखला है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस क्यों नहीं रहेगी? तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे घटनाएं हैं जिसमें राजा का बेटा राजा बन ही नहीं पाता है, या तो किसी राजा का बेटा ही नहीं होता है, या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर राजा का बेटा पहले ही से ही मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो कुछ कारणों से जो है याद रखिएगा इसके बाद जो है एक राजा आता है जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, ठीक है। तो कृष्ण प्रथम जो है याद रखिएगा कृष्ण प्रथम के बारे में, और कृष्ण प्रथम के बारे में तीन बातें आपको याद रखना है। पहला कि ये कौन था, तो ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा ये इसका चाचा है, किसका? दंती दुर्ग का, ठीक है। तो दंती दुर्ग का जो चाचा है याद रखिएगा, और जिसने अंतिम रूप से याद रखिएगा जिसने क्या किया था, चालुक्यों को अंतिम रूप से समाप्त किया, ठीक है। दंती दुर्ग ने तो पराजित किया था, और चालुक्यों को पूर्णतः रूप से समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? कृष्ण प्रथम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसने क्या क्या किया था, तो यहां पर दो बातें याद रखिएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको कृष्ण प्रथम का नाम परमानेंट याद रखना है। दंती दुर्ग को किस लिए याद रखा आपने? संस्थापक के तौर पर, इतना ही याद कर लीजिएगा। और अगर टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में पूछाएगा तो वो सिर्फ हिरण्यगर्भ के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। यानी दो क्वेश्चन दंती दुर्ग के लिए है, पहला संस्थापक का नाम याद कीजिएगा, और दूसरा याद रखिएगा कि उसने महायज्ञ करवाया था और वो हिरण्यगर्भ में, और ठीक है, हिरण्यगर्भ जो क्षेत्र है उस उत्तर उज्जैन का जो क्षेत्र है वहां पर कराया था। लेकिन कृष्ण प्रथम के लिए याद रखिएगा जो कंटिन्यूअस जो क्वेश्चन पूछे गए, खासकर बहुत पहले इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि एलोरा में जो मंदिर बनाया गया है कैलाश मंदिर, वो किसने बनवाया था?
ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर तो याद रखिए कृष्ण प्रथम ने बनाया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसने किसको किसको हराया था तो वो भी बात याद रखिएगा। इसने चालुक्यों को अंतिम रूप से पराजित किया, ठीक है, किसके, वातापी के चालुक्य को, और उसके अलावा जो है इसने वेंगी के चालुक्य और मैसूर के गंगों को, ठीक है, मैसूर के गंगों को, दोनों को पराजित किया, याद रखिएगा, अपनी सत्ता मानने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं ठीक है, वेंग्यू के चालुक्यों को भी हराया और साथ ही साथ मैसूर के गंगों को भी हराया। ठीक है, एक राजवंश था, याद रखिए, गंग राजवंश। ठीक है, तो मैसूर के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में जो है मैसूर का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, वहां पर गंगों का क्षेत्र था और उनको भी हराया, अपनी सत्ता मानने पर मजबूर किया। हराने का मतलब यहाँ पर समाप्त करने से नहीं है। देखिए, जब मैं बोलूंगा पराजित करना मतलब कि उनको जो है अपनी सत्ता मानने पर मजबूर कर देना, लेकिन जब मैं बोलूंगा समाप्त कर देना मतलब कि पूरी तरीके से पूरे वंश का ही नाश कर देना। ठीक है, तो वातापी के चालुक्यों को समाप्त किया या अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन वेंगी के चालुक्य और मैसूर के गंगों को जो है पराजित किया था इसने। ठीक है, इसके अलावा जो है इसने जो निर्माण कराया था, याद रखिएगा, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और आपको बताऊंगा मैं कि सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछी जाती है ना, मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसका पहला ध्यान ना निर्माण कार्य में होता है, याद रखिएगा। संस्थापक का क्वेश्चन तो सबसे सरल माना जाता है, उसके बाद दूसरा सरल क्वेश्चन होता है निर्माण कार्य। ठीक है, तो आपको जितने भी निर्माण कार्य हैं सभी के द्वारा जितने भी निर्माण हुए हैं, याद रखिएगा, वो प्रॉपर याद रखना है। यानी एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है, कृष्ण प्रथम ने कराया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इसके बाद एक शासक आता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है ध्रुव। ठीक है, इसी के क्रम पर याद रखिएगा। अब ध्रुव कौन है तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव जो है ना, अब ये भी कहानी इससे अलग है, याद रखिएगा, मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के बाद ध्यान रखिएगा कि आपको सीक्वेंस कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई शासक का बेटा यहाँ पर राजा डायरेक्ट नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या था, अब ये चाचा है, इसका बेटा नहीं आकर के फिर से पुराने शासकों के बेटे के क्रम पर आ जाएंगे चीजें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कभी भी राजा का बेटा राजा यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाम है ध्रुव। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम के लिए आपने जो बातें याद रखी है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, त्रिपक्षीय जब संघर्ष हो रहा था उसमें शामिल हो गया था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से, तो याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्षों में ना एक नाम बहुत ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे ही पूर्व मध्यकाल का इतिहास चल रहा होता है, पूर्व मध्यकाल का इतिहास, ये जो समय है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों का ये 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी के बाद का जो समय है, देखिए 11वीं शताब्दी के आसपास जो है ना मध्यकाल का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब से? 11वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के बाद से जो है आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मध्यकाल का इतिहास। तो मध्यकाल के इतिहास से 100 साल पहले या 200 साल पहले को हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो जो पूर्व मध्यकाल है, याद रखिएगा, यानी कि मध्यकाल के शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा मध्यकाल का एक तरीके से सिग्निफिकेंस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो उस समय जो है त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में कहा जाता है, तो ये भी क्या है, पूर्व मध्यकाल का समय है। ठीक है, इस समय जो है 3 राजाओं या 3 शासकों का क्रम चलता है, याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था, याद रखिएगा, कि कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था। तो कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट था, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या बना दिया, है ना। तो हर्षवर्धन ने जो कन्नौज को बनाया, उसके कारण कन्नौज को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी। तो याद रखिएगा, वही कन्नौज के लिए जो है, याद रखिएगा, मुख्य तौर पर ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, ये 3 शासकों या 3 वंशों को मत भूलिए कभी भी। त्रिपक्षी जो संघर्ष है वो इन तीनों के बीच में चला था। ठीक है, किसके किसके बीच में, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो राष्ट्रकूट की एंट्री कब होती है, इसी समय होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्रुव के समय। तो याद रखिएगा, ध्रुव जो है, ठीक है, ये गोविंद द्वितीय का पुत्र है और 780 ईस्वी में जो है शासक बना था, याद रखिएगा, 780 एडी में। ठीक है, अब ये जो गोविंद द्वितीय का जो पुत्र है, याद रखिएगा, इसने जो है भारत के, ठीक है,
त्रिसत्तात्मक संघर्ष में जो है हस्तक्षेप किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा पाल और प्रतिहार, ठीक है। राष्ट्रकूट तो स्वयं हो गया ध्रुव, ठीक है। तो याद रखिएगा पाल में धर्मपाल और प्रतिहार में वत्सराज, इन दोनों को क्या किया था इसने, पराजित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था याद रखिएगा, उसमें पाल का धर्मपाल को हराया था और प्रतिहार का वत्सराज को हराया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। पाल और वत्सराज, ठीक है। अब ये कहां पर हुआ था, ये क्षेत्र जो है याद रखिएगा, तो वत्सराज को हराया था झांसी में, ठीक है। ये झांसी क्षेत्र में हराया था, याद रखिएगा। और वही धर्मपाल की बात करते हैं तो याद रखिएगा धर्मपाल को हराया था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। ठीक है, गंगा यमुना क्षेत्र यानी कि गंगा नदी और यमुना नदी जहां पर मिलती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं दोआब क्षेत्र, याद रखिएगा। तो उस क्षेत्र में जो है किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था। तो याद रखिएगा पहला झांसी के क्षेत्र में हराया वसराज को, और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो है किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था, याद रखिएगा। चलिए इसके आगे देखिएगा, ध्रुव के समय सबसे महत्वपूर्ण बातें इसी को मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है तो याद रखिएगा अब ये जो है इतना सफल शासक था, याद रखिएगा, इसे हम सफल शासक के तौर पर जानते हैं, ठीक है। और इसने उत्तर में जितने भी अभियान किए लगभग ये सभी अभियानों को जीता था। इसके कारण इसने क्या किया था, अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था, सिंबल, ठीक है। किसको, गंगा यमुना, ठीक है। इसके सफल अभियान के कारण या उत्तर भारत में सफल अभियान के कारण जो है इसने अपना प्रतीक चिन्ह किसको बना दिया था, गंगा यमुना क्षेत्र को जो है अपना प्रतीक चिन्ह बना दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके प्रतीक चिन्ह के तौर पर तो इससे जुड़े हुई घटनाएं थोड़ी सी याद रखिएगा, ठीक है। कई बार इससे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा 780 से 793 का समय रहा है इसका, ठीक है। और कृष्ण प्रथम के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि कैलाश मंदिर जो है, ठीक है, किसने निर्मित किया है और किस शैली का ये विस्तार किया गया, यानी किस शैली में बना है, ठीक है। तो हमने जैसे कि अब यहाँ पर वो बताया कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ना, इसको बनाया था कृष्ण प्रथम ने, और याद रखिएगा ये शैली जो है ये द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको भारत के संबंध में एक बात जरूर बताई थी आपको, याद रखिएगा, अगर हम मान लेते हैं ये भारत है हमारा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जो यहां से लेकर यहां पर मंदिरों का जो विकास हुआ है इसको हम कहते हैं नागर शैली, ठीक है, याद रहेगा। उत्तर भारत में कौन सी शैली का विकास हुआ है, नागर शैली का विकास हुआ है। नागर शैली की खास बातें क्या है, ध्यान रखिएगा, नागर शैली की जो खास बात है याद रखिएगा इसमें गोपुरम नहीं होता है, ठीक है, यानी द्वार नहीं होता, ठीक है। दक्षिण भारत में आपने गए होंगे या फिर देखे होंगे किसी चित्रकला में आपने देखा होगा या वास्तुकला, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, आर्किटेक्चर रिफॉर्म में देखा होगा आपने। तो जब आपने इसको देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मंदिर जब आप जाते हैं ना तो उससे पहले बड़ा सा एक द्वार होता है, ठीक है, और उस द्वार में पूरे काफी ज्यादा बड़ी सजावट की जाती है। मंदिरों के जो प्रांगण होते हैं, मंदिरों का जो क्षेत्र होता है उसमें तालाब या किसी प्रकार का जो है जल कुंड पाए जाते हैं। उत्तर भारत में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। उत्तर भारत में ये द्वार जो है अगर होगा तो बहुत नॉर्मल सा एक द्वार होगा, सजावटी द्वार होगा, ठीक है, मंदिर होगा, याद रखिएगा, और मंदिर में जो है क्या होगा, एक टीला की जैसी आकृति होगी, ठीक है, मतलब इसको वक्राकार कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है आकृति एकदम इस तरीके की आकृति, मंदिरों की आकृति जैसी बनी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें मंडप बनाया जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रकार से मंडप बने होते हैं सामने की तरफ। तो ये एंट्री मंडप और मंदिर गर्भगृह, ठीक है, ये नागर शैली की विशेषता, याद रखिएगा, अधिकांशता, ठीक। अगर वही चीजें अगर आप देखेंगे किसमें, द्रविड़ शैली में, तो द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ याद रखिएगा वो दक्षिण भारत में हुआ है। यहाँ पर दक्षिण भारत का जो शैली याद रखिएगा मंदिर का, उसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं।
तो कई बार एग्जाम पूछा गया, याद रखिएगा कि एलोरा जो है किस शैली में बना हुआ आपका, सॉरी, कैलाश मंदिर जो है कौन सी शैली में बनाया गया मंदिर है, याद रखिएगा, तो द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रविड़ शैली के मंदिर की खास बात क्या है, तो याद रखिएगा गोपुरम इसकी खास बात है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है बीच का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला बीच वाला हिस्सा, तो ध्यान रखिएगा जो बीच का हिस्सा है इसे हम बेसर शैली का हिस्सा कहते हैं, ये बेसर शैली का है। ठीक है, तो ये नागर टेक्निक, बेसर टेक्निक और आपका द्रविड़ टेक्निक, याद रखिएगा। ठीक है, बेसर शैली की खास बात क्या है, तो याद रखिएगा नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला दिया गया है, उससे बन गया है आपका बेसर शैली। ठीक है, ध्यान रहेगा ये 3 शैलियों का नाम कॉमन याद रखिएगा, इसके अलावा बहुत सारी शैलियां हैं, याद रखिएगा, छोटी छोटी तो बहुत सारी शैलियां हैं। ठीक है, लेकिन आपको 3 मुख्य शैली का नाम याद रखना है, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। गोविंद द्वितीय का पुत्र कौन है, ध्रुव है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, गोविंद तृतीय आता है, याद रखिएगा गोविंद तृतीय के बारे में देखिएगा। गोविंद तृतीय, इसलिए राष्ट्रकूट को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीक्वेंस से नहीं होता इसमें। ठीक है, तो कभी कृष्ण आ रहा है, कभी ध्रुव आ रहा है, कभी गोविंद आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कैसे याद रखेंगे। राष्ट्रकूट को इस तरीके से याद करिएगा कि चालुक्यों के बीच में एक राजवंश रहा जो कि एक छोटा राजवंश था, लेकिन त्रिपक्षी समझौता संघर्ष में जो है ये शामिल होता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे में याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको दंती दुर्ग का नाम याद कर लेना है, उसके बाद कृष्ण प्रथम का नाम याद रखना है, दंती दुर्ग, फिर उसके बाद कृष्ण प्रथम, और उसके बाद ध्रुव का नाम याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा गोविंद। तो याद रखिएगा जिसमें जो शासक है, जैसे क्या होता है हमारे पास शासक का नाम याद करने का हम कभी भी फॉर्मूला सेटअप नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन से आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, कृष्ण प्रथम ने, ये परमानेंट याद रहेगा आपके दिमाग पे। दूसरा, त्रिपक्षी समझौता या संघर्ष में जो है पाल और प्रतिहार को किसने हराया था, तो ध्रुव ने हराया था। ऐसे याद करिएगा तो परमानेंट याद रहेगा आपको, राजपूत का वंश याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही याद होगा। कभी आप सोचेंगे सीक्वेंस याद कर ले राजपूत वंश का, तो ये मुश्किल है। कई बार ऐसा होगा कि ध्रुव जो है गायब ही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे आ गया त्रिपक्षी समझौता या संघर्ष, तो फिर याद आ जाएगा ध्रुव था वो। ठीक है, चलिए तो देखिए गोविंद तृतीय जो है इसके संबंध में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो देखिए इसने किसको किसको हराया था, कारण क्या है, क्योंकि गोविंद तृतीय जो है ना इसमें 2 राजा याद रखिएगा, यानी राष्ट्रकूट वंश में जो है कृष्ण प्रथम को आपने याद रखा निर्माण के कार्य के लिए। ठीक है, उसके बाद ध्रुव को याद रखा त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए। इसके बाद जो गोविंद तृतीय आता है इसको बोलते हैं सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक इसलिए क्योंकि इसने जो है ना काफी लोगों को हराया है, जाने माने शासकों को हराया। देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब आप भारत के इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसे छोटे छोटे राजवंश जो है ना हम उसको ऐसा करके छोड़ देते हैं। कई राजवंश, जैसे अभी आपने मैसूर के गंगों के बारे में पढ़ा, आपकी कहानी में गंग कहीं भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो छोटे राजवंश है और छोटे राजवंश की स्थिति में वो लगभग मान लीजिए 30 साल 15 साल शासन किया फिर गायब हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसे में जो है मुख्य तौर पर गोविंद तृतीय ने जो है बड़े बड़े राजवंशों को हराया था। अब उस राजवंशों को हराने के कारण जो है इसको याद रखा जाता है शक्तिशाली शासक के तौर पर। यानी आप इसमें 2 शासकों का नाम याद रखेंगे शक्तिशाली तौर पर, एक आप नाम याद रखेंगे गोविंद तृतीय का नाम और दूसरा याद रखेंगे अमोघ वर्ष का नाम। अमोघ वर्ष याद रखिएगा। अमोघ वर्ष को क्यों याद रखेंगे, क्योंकि उसने किसी को हराया नहीं है, वो एक कविराज मार्ग पे चला है, उसे बोलते कविराज मार्गी। क्यों, क्योंकि वो जो है साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। याद रखिएगा जैसे आपको मैंने बताया था विक्रमादित्य फोर्थ के बारे में, ठीक है, जिसके शासनकाल जो है बहुत शांतिपूर्ण रहा है, चालुक्य वंश में मैंने आपको पढ़ाया था ये बात। तो याद रखिएगा जब भी कोई बात 3 बातों में टिकता है, पहला कि अगर कोई शासक किसी युद्ध में किसी चीज को किसी को हराता है तो उसको याद रखना है आपको। दूसरा, कोई शासक अगर कोई निर्माण कार्य करता है तो उसको याद रखना है आपको। तीसरा, अगर कोई शासक अपने इन दोनों काम को छोड़ करके साहित्य के निर्माण में या कुछ अलग प्रकार के ग्रंथों में चला जाता है तो उसको याद रखना है आपको। बाकी राजा को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सिस्टम को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिएगा गोविंद तृतीय जो है ये सबसे शक्तिशाली शासक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कितने लोगों को इसने पराजित किया था उसके बारे में याद रखिएगा, कितने शासकों को इसने पराजित किया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा पाल वंश के
धर्मपाल को हराया था। प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को हराया था। ठीक है, पाल वंश के, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नागभट्ट द्वितीय को हराया प्रतिहार वंश का। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि यहाँ पर एक संघ चल रहा था दक्षिण भारत में, कुछ राजाओं का एक संघ चल रहा था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि नाटो के बारे में सुना है आप लोगों ने? नाटो के बारे में, यूरोपीय यूनियन जो देश हैं ये एक संघ में बंधे हुए हैं जिसको नाटो कहा जाता है। ठीक है, और अभी जो रशिया और आपकी यूक्रेन युद्ध के बारे में भी आपने सुना होगा, इसके बारे में काफी लंबा समय युद्ध का चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो समय है याद रखिएगा, ये जो पूरा सीक्वेंस है यह भी एक संघ के लिए है। ठीक है, इसमें एक नियम होता है कि इन जो देश हैं उनमें से अगर किसी एक देश पे भी कोई आक्रमण कर देता है या अटैक कर देता है तो सारे 29 देश जो है ना मिलकर उसको बचाने में और जिसने आक्रमण किया उसको हराने में लग जाते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत में एक संघ चल रहा था, याद रखिएगा, इसे दक्षिण राजाओं का संघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दक्षिण राजाओं का संघ। अब इसमें कौन कौन शामिल था? तो देखिए, इसमें शामिल थे गंग, चोल, पांडे। ठीक है, गंग, चोल और पांडे ये सभी जो है इसमें शामिल हुआ करते थे। इसमें अच्छा पल्लव भी थे इसमें। इन सभी को हरा करके दक्षिण राजाओं का संघ को नष्ट कर दिया था। किसने? गोविंद तृतीय ने। ठीक है, तो इन सभी को हराया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसने जो है पराजित किया, याद रखिएगा, पाल वंश के धर्मपाल को, प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को। और याद रखिएगा इसने चालुक्य वंश के राजा को हराकर जो है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, चालुक्य शासक को हराकर नारायण की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, चालुक्य शासक को हराकर नारायण की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखिएगा इसमें, जो कि आता है अमोघ वर्ष के लिए। ठीक है, अब अमोघ वर्ष जो है, याद रखिएगा, गोविंद तृतीय के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा साहित्यों से बना हुआ होगा। ठीक है, तो पहले याद रखेंगे दंतीदुर्ग को, कृष्ण को याद रखेंगे, तीसरा ध्रुव को याद रखेंगे, और उसके बाद आपको याद रखना है गोविंद तृतीय को। ठीक है, तो याद रखिएगा गोविंद तृतीय के बाद जो है एक व्यक्ति का नाम और आता है, इसका नाम है अमोघ वर्ष। ठीक है, तो अमोघ वर्ष के लिए याद रखिएगा कि अमोघ वर्ष जो है, इसे देखिए उसको शक्तिशाली कहते हैं, इसको महान कहते हैं। याद रखिएगा, शक्तिशाली क्यों? क्योंकि वो सबको हरा रहा था, पावर। ठीक है, इसको महान कहते हैं क्यों? क्योंकि इसने जो है आगे के लोगों को कुछ ना कुछ दिया है, जैसे गणित संग्रह। ठीक है, कुछ रचनाएं की है इसने, याद रखिएगा। और इसके दरबार में जो है ना काफी प्रमुख विद्वान रहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ विद्वानों का नाम जो है आपको याद रखना है कि कौन किस दरबार में, जैसे आगे चलकर आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अष्टप्रधान, ठीक है, नवरत्न। तो ऐसे शब्दों में याद रखिएगा कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा करते थे। ठीक है, उसी में से एक है, याद रखिएगा, अमोघ वर्ष। चलिए, तो देखिएगा अमोघ वर्ष के बारे में याद रखिएगा कि सबसे महान शासक के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, जैसे ये शक्तिशाली, महान, ये सब बोलने से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग पर ना इसकी इंपॉर्टेंस जगती है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश सबसे महान शासक कौन था या शक्तिशाली शासक कौन था, नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये बोलने के बाद क्या होता है, आपके दिमाग पर इसकी महत्ता समझ में आती है कि ये कितना याद रखना है इसको। ठीक है, इसको याद रखना क्यों है
और कैसे याद रखना है। तो याद रखिएगा आपके पास ना ये दो विकल्प होते हैं, शक्तिशाली को अलग कर दिया आपने, गोविंद तृतीय के नाम पे दे दिया उसको डिस्काउंट, ठीक है। बाकी ये बच गया कौन, अमोघवर्ष और ये महान शासक। क्यों महान, हमेशा याद रखिएगा महान शासक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो लड़ लड़ कर जीता है, उसको नहीं कहा जाता, ठीक है। हम उसको महान कहते हैं जिसने हमारे समाज को कुछ दिया हो, यानी आगे की समाज के लिए कुछ ना कुछ निर्माण कार्य किया हो। जैसे मान लीजिए मंदिरों का निर्माण कराया, या फिर कोई बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं, साहित्य का निर्माण किया है, या विभिन्न प्रकार के जैसे साहित्य के अलावा जो है कला का प्रेमी हो, ठीक है, तो हम उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, महान कहते हैं, शक्तिशाली नहीं कहते उनको। तो ध्यान रखिएगा शक्तिशाली और महान में अंतर होता है, ठीक है। तो ये महान शासक है अमोघवर्ष, और इसने जो है क्या किया है, याद रखिएगा, तो साहित्य के क्षेत्र में स्वयं भी ये निर्माण करता है, याद रखिए ग्रंथों की रचना करता था ये, ठीक है। तो ये इसका एक मार्ग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमोघवर्ष जो है किस मार्ग को मानता था, ठीक है। तो ये कविराज मार्गी है, याद रखिएगा, इसका नाम है कविराज मार्गी, ठीक है। तो देखिएगा इसने क्या किया था, याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। भाषा कौन सी, कन्नड़, याद रखिएगा। तो कन्नड़ भाषा में ग्रंथ की रचना की, काव्य ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यह जो था अपनी राज्यसभा में विद्वानों को स्थान देता था, ठीक है। कौन, दो महत्वपूर्ण विद्वान का नाम याद रखिएगा, एक है महावीराचार्य और दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखिएगा स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक है, महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य और स्वयंभू। तो महावीराचार्य ने याद रखिएगा गणित सार संग्रह, ठीक है, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह जो है इसकी रचना की है, याद रखिएगा। और वही शंभू की बात करें तो याद रखिएगा आदि पुराण, ठीक है, याद रखिएगा आदि पुराण, और इसे जो है जिनसेन के नाम से भी जाना जाता है, जिनसेन, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कुछ राजा हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ केवल ध्यान रखना है कि इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो है मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे उनके महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली को आपको समझाया कि राष्ट्रकूट वंश के जो है प्रमुख शासकों में तीन राजाओं के बारे में प्रॉपर याद रखिएगा। निर्माण की बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर मत भूलिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में आज का दिन जो है ऐसा सेट होना चाहिए कि कैलाश मंदिर किसने निर्माण कराया, तो कृष्ण प्रथम ने कराया, ठीक है। ध्रुव का नाम याद रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष में, याद रखिएगा किसको किसको हराया इसने, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है गोविंद तृतीय को, तो गोविंद तृतीय ने दक्षिण भारत का जो संघ था, राजाओं का संघ, उसको नष्ट किया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अमोघवर्ष को याद रखना है आपको क्योंकि इसके समय में जो है ना इसने कन्नड़ भाषा को जो है ग्रंथ के तौर पर, काव्य ग्रंथ खासकर याद रखिएगा, इसे कहा जाता है काव्य ग्रंथ, ठीक है, काव्य ग्रंथ की रचना की, याद रखिएगा। इसके राज्यसभा में जो है विद्वान रहा करते थे, खासकर दो विद्वान का नाम याद रखिएगा, महावीराचार्य और शंभु या जिनसेन, जिसने गणित सार संग्रह और आदि पुराण की रचना की है इन लोगों ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके लिए। इसके अलावा कुछ शासक रहे हैं, याद रखिएगा, जिनमें, अच्छा, एक बतौर एक एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, कि अमोघवर्ष जो है कौन से धर्म को मानने वाला था, यानी पोषक था, ठीक है। अमोघवर्ष जो है मुख्य तौर पर किस धर्म को संरक्षण देता था या कौन से धर्म को मानता था, याद रखिएगा। तो यह जो है जैन धर्म का पोषक था, परंतु हिंदू देवी देवताओं को भी मानता था,
ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इसकी तुलना जो है ना विक्रमादित्य द्वितीय से की जाती है। चलिए अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका इंद्र तृतीय। ठीक है, शासक का नाम है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। ठीक है, अब इंद्र तृतीय के बारे में दो बातें याद रखिएगा। पहला ये कि इसके समय में जो है इसने भी प्रतिहार शासक को हराया था। ठीक है, प्रतिहार शासक को हराया। नाम है महिपाल। प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया और उसके बाद याद रखिएगा कि जब इसने जो है प्रतिहार शासक को हराया 915 में, ठीक है 915 ईस्वी के समय जब इसने हराया था, तो याद रखिएगा कन्नौज को लूटा था इसने। ठीक है, तो कन्नौज में जो है वैसे ही माहौल चल रहा था राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पालों का। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से तीनों लड़ते रहते थे, याद रखिएगा। ऐसे में जो है इसने महिपाल को हराकर जो है ये प्रसिद्ध कब हुआ था, याद रखिए कन्नौज लूट के बाद। ठीक है, तो जब इसने कन्नौज को लूटा और भी प्रसिद्ध हो गया। नौ सौ पंद्रह ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 915 ईस्वी के आसपास जो है इसने कन्नौज को लूटा और भी प्रसिद्ध हो गया था ये। ठीक है, और इसके शासनकाल में याद रखिएगा अल मसूदी आया हुआ था। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि जब अरब यात्री कभी, क्योंकि देखिए मैंने सभी के समय में किसी न किसी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फायान के बारे में, वेनसांग के बारे में, सभी के बारे में बताया। चीनी यात्री हो गए, अरब यात्री हो गए, या फिर आपके यूनानी यात्री हो गए, ये सभी भारत के क्षेत्र में जो है अलग अलग टाइम पर आए हुए हैं, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में कौन आया था, तो नाम याद रखिएगा अल मसूदी। अरब यात्री भारत आया था। अल मसूदी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा कृष्ण तृतीय का समय। ठीक है, तो देखिए कृष्ण तिथि के समय जो है आगे चलते हैं। सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा ना, राजाओं का सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे तो वो इंद्र आया थर्ड, तो इंद्र फोर्थ क्यों नहीं आया, तो कहानी ऐसे ही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजाओं ने जो है जिस प्रकार से अपना शासन व्यवस्था को संभाला, या जिसको भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं लगातार, तो कभी भी सीक्वेंस में आपको कभी ये पढ़ने को नहीं मिले, खासकर राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश में शासकों का जो क्रम है वो उनके नामों के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए कृष्ण तृतीय का जो समय है, याद रखिएगा इसने भी राजाओं को हराया था, और उनमें जो है मुख्य तौर पर याद रखिएगा दो राजाओं का नाम आता है। ठीक है, पहला तंजौर और दूसरा कांची। ठीक है, तो कांची और तंजौर के जो क्षेत्र है, याद रखिएगा इस क्षेत्र पे इसने विजय प्राप्त की थी। तंजौर और कांची के क्षेत्र में जो है विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद जो है अपना नाम रखा, या उपाधि कह सकते हैं, याद रखिएगा। विजय प्राप्त करने के बाद वंजयम कोंड, वंजयम कोंड। ठीक है, हमारे लिए और आपके लिए ये नाम थोड़ा सा ऐसे ही होगा कि कोई भी नाम रख रहा है, लेकिन याद रखिएगा उस क्षेत्र को जीतने के बाद जो है ना विशेष प्रकार से कोंड जैसे शब्द की उपाधि धारण की जाती थी, विजयम कोंड। ठीक है, तो जैसे ये कोंड का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा परास्त करने वाला। ठीक है, तो
किलों को समाप्त करने वाला, याद रखिएगा यहाँ पर कोंड शब्द का प्रयोग किया जाता था इस स्थिति में। ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात और एक और आता है, याद रखिएगा चोल नरेश परांतक, इसको याद रखिएगा, को परास्त कर उत्तरी भाग पर अधिकार किया। ठीक है, तो चोल नरेश का नाम है, याद रखिएगा परांतक, जिसको हराया किसने? कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, तो कृष्ण तृतीय ने जो है हराया था, याद रखिएगा परांतक प्रथम को। ठीक है, और चोल राज्य का जो उत्तरी भाग था उसको जीत लिया था किसने? कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा एक घटना और याद रखिएगा कि इसने क्या किया था कि विजय यात्रा इतनी दूर तक फैलाया कि रामेश्वरम तक पहुंच गया था, यानी दक्षिण क्षेत्र में जो है रामेश्वरम के क्षेत्र तक जो है अपने विजय स्तंभ को गड़वाया था, याद रखिएगा इसने। तो विजय स्तंभ स्थापित किया था रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम विजय स्तंभ की स्थापना कराई, याद रखिएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं इसमें कि इसने जो है अपनी सेना के साथ जाकर जो है सुदूर दक्षिण यानी रामेश्वरम तक जो है अपना विजय स्थापना किया और एक मंदिर का निर्माण भी किया था, याद रखिएगा, और विजय स्तंभ स्थापित भी किया था रामेश्वरम क्षेत्र में। ठीक है, तो मंदिर का स्थापना और विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और ये याद रखिएगा क्योंकि इसी के राज्यसभा के क्षेत्र में जो है ना शांतिपुरार या पोन्न, ठीक है, नाम है, याद रखिएगा। कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। तो पोन्न जो है ना इसके राज्यसभा में शांति पुराण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, यानी शांति पुराण जो है स्थापित किया जाता था, याद रखिएगा, जिसे आप कन्नड़ या तमिल भाषा में जो है ना पोन्न कहते हैं, याद रखिए, तमिल में, सॉरी। ठीक है, तमिल भाषा में पोन्न कहा जाता है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक विद्वानों के तौर पर जो है पोन्न को माना जाता है। ठीक है, इनकी राज्यसभा में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, तो शांति पुराण को लिखने वाले या शांति पुराण की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम, याद रखिएगा, पोन्न है। और ये आपको ध्यान रखना है किसके शासनकाल में? कृष्ण तृतीय के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिएगा इसी के समय क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ होता है, जिसे हम घरेलू युद्ध कहते हैं। ठीक है, घरेलू युद्ध समझते हैं आप लोग? घरेलू युद्ध, घर में लड़ते हैं ना कि ये मैं खाऊंगी, ठीक है, ये मेरा है। ठीक है, उसी प्रकार समझिए कि राजाओं के बीच में खाने की तो लड़ाई नहीं हो सकती, ये लड़ाई होती है राज्य युद्ध या फिर उत्तराधिकारी के युद्ध के तौर पर। ठीक है, और ये उत्तराधिकारी युद्ध जो है, याद रखिएगा, किसके शासनकाल में हुआ था? कृष्ण तृतीय के शासनकाल में। और इसके बाद से जो है इसका शासन व्यवस्था जो है चरमरा गया और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनके शासन का अंत हो गया। यानी इसके बाद जो व्यक्ति आता है, याद रखिएगा, कर्क द्वितीय। ठीक है, जिसका नाम है कर्क द्वितीय, और उसके बाद जो है इनकी शासन व्यवस्था जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कर्क द्वितीय आया तो कर्क प्रथम कहाँ है? ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा हो सकता है कि कर्क प्रथम जो है ना या कर्क जो व्यक्ति है वो अपना नाम बदल दिया होगा। ठीक है, तो इन्हीं राजाओं में से कोई एक कर्क रहा होगा, लेकिन इतिहास में हम उसे किसी और नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा उत्तराधिकारी युद्ध के बाद जो है, ठीक है, कर्क द्वितीय जो है शासन में आता है। और यहां पर याद रखिएगा कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक तैलभ द्वितीय, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक तैलभ द्वितीय ने जो है कर्क द्वितीय को पराजित कर दिया। कर्क द्वितीय को पराजित किया और इस तरीके से जो है कौन सा वंश आ गया यहाँ पर? कल्याणी के चालुक्य वंश स्थापित हो गई। ठीक है।
ठीक है। और इस तरीके से जो है याद रखिएगा 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य जो है ये सत्ता में आते हैं, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराते हैं, देखिएगा कि आपने जो शासन की व्यवस्था को पढ़ा, चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है, उनके संबंधों को समझिएगा तो चीजें आपको यहाँ पर एकदम समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत में जो है ना चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन दोनों के बीच जो है मतभेद तो चलता ही रहेगा, लेकिन इनका संघर्ष जो है ना प्रतिहार और पाल वंशों से भी हुआ था। ठीक है, तो एक समय दौर पर जो है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के तौर पर आपको समझाया है, उस बात को भूलिएगा मत कि राष्ट्रकूट वंश से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे 7 से 10 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है, और अगर मैं आपको नोट डाउन कराऊं तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है, संस्थापक का नाम याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसने कौन सा यज्ञ कराया था, सॉरी कहां पर यज्ञ कराया था, ध्यान रखिएगा, हिरण्यगर्भ। ठीक है, हरिणगर्भ कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कृष्ण प्रथम में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा ध्रुव के बारे में त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था और वत्सराज को और धर्मपाल को हराया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन याद रखिएगा कि गोविंद तृतीय जो है शक्तिशाली शासक था, इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जो राजवंश का संघ बना था उस संघ को समाप्त कर दिया था इसने। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहेगा कि ये पाल को भी हराया था, प्रतिहार को, लगभग सभी को हराया था ये। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चौथा से पांचवा क्वेश्चन इसी के पास याद रखिएगा, अमोध वर्ष के पास बारे में। इस समय की घटनाओं को आप याद रखेंगे, कविराज मार्ग में चलता था ये। ठीक है, कन्नड़ भाषा में जो है याद रखिएगा काव्य ग्रंथ की रचना की इसने। इसके समय में राज्यसभा में विद्वान रहते थे महावीराचार्य और शंभु या जिनसेन जिसे कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का पोषक था। इसके बाद देखिएगा इसमें आपको याद रखना है तो ये वाली बात याद रखिएगा, अल मसूदी आया हुआ था इसके शासनकाल में भारत। ठीक है, दूसरी बात अब यहां से देखिएगा सातवां क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा चोल नरेश प्रांतक को हराया था इसने। चोल नरेश के बारे में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, कल का टॉपिक रहेगा हमारा चोल वंश, तो आप पढ़ेंगे प्रांतक को हराया था इसने। ठीक है, और साथ ही साथ जो है रामेश्वरम तक जो है इसके सुदूर दक्षिण तक जो है इसकी सेना जो है गमन कर चुकी थी और मंदिरों के साथ साथ जो है एक आपका विजय स्तंभ की स्थापना कराया था इसने। ठीक है, इसके राज्यसभा में जो है पूर्ण नामक व्यक्ति रहता था, याद रखिएगा, विद्वान रहता था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कर्क अंतिम व्यक्ति आता है, याद रखिएगा, जो कि अंतिम शासक के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं, और ये 10वां क्वेश्चन बनेगा इसमें। ठीक है, तो 10 ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 7 से 10 क्वेश्चन, बस आपको एक बार परमानेंट अपने दिमाग पे रखना है, 10 क्वेश्चन अलग से, बस उसको देख लीजिएगा 10 बार, तो ये हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश से आपको कुछ याद करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो। देखिए कुछ राजवंशों में के बारे में बता दूं मैं आपको, अगर कहानी के तौर पर चलेंगे ना तो बहुत लंबा खिंचाएगा ये। ठीक है, इसलिए मैं कहानी तक सीमित नहीं कर रहा इसको, कहानी में लेकर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो कहानी पर लेके जाने के लिए वहां पर है हमारे पास जगह बहुत सारे हैं अभी पढ़ने के लिए कहानी वाले टॉपिक पर। क्यों? क्योंकि उस जगह पर आपको पढ़ने से समझ में भी आएगा। इन पर हम कहानी डिस्कस करेंगे तो ये कहानी के लायक अभी डिस्कशन पे नहीं है। अभी आप पर फोकस करना है कि आपको फैक्ट टू फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जहां पर मुझे लगेगा ये कहानी इंपॉर्टेंट है तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, ये स्टोरी लाइन पर डिस्कस करेंगे कि कहां पर क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी। जैसे मुगल काल के समय जो है जो भी घटनाएं घटेंगी उसको हम थोड़े स्टोरी लाइन पर लाएंगे। ठीक है, दूसरा अभी आप जैसे कि मध्यकाल के इतिहास प्रारंभ करेंगे तो भी आपका जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ी कहानी लाइन पर होगी, यानी स्टोरी लाइन पर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एंट्री है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझना जरूरी है मध्यकाल के इतिहास में। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में एक्चुअल में। ठीक है, चलिए, तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा चोल वंश। ठीक है, और चोल वंश के बाद जो है हम उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पाल को पढ़ेंगे, प्रतिहार को पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे राजपूत वंश पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है उस समय। ठीक है।